नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आप लोग देख रहे हैं एकलव्य पीसीएस की ओर से डेली करंट अफेयर सीरीज। और आज हम पढ़ने वाले हैं 14 और 15 मई का करंट अफेयर। बेसिकली 14 मई को कोई करंट अफेयर नहीं आ पाया था, इस वजह से 14 और 15 का एक साथ कंपाइल कर लिया गया है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ये डेली करंट अफेयर की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कीजिए, वहाँ ये आपको मुफ्त में मिल जाती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसे आप ज्वाइन कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसे शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है हाल ही में किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया? ठीक है, वो कौन सा देश है जिसने रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर एक सड़क बनाई है, ये सवाल है बेसिकली। अब यहाँ पर अगर आपको ये पता है कि तेल अवीव किस देश की राजधानी है तो फिर आप इसे आसानी से कर पाओगे, ठीक है। ऑप्शन है इजराइल, नेपाल, चीन और रूस। और इस सवाल का सही जवाब है विद्यार्थियों इजराइल, ठीक है। इजराइल जिसकी राजधानी है तेल अवीव। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं विद्यार्थियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव है, ना कि यरूशलेम, ठीक है। तो इजराइल में रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक सड़क का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। व्याख्या आप देख सकते हैं। इजराइल ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं जन्म शताब्दी के मौके पर एक सड़क को उनका नाम दिया है। ये विख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक तथा भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, ठीक है। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म मैं आपको बता दूं, इनका जन्म हुआ है 7 मई 1861 को, ठीक है। तो अभी पिछले हफ्ते की ये बात है। तो इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था और काफ़ी प्रोमिनेंट व्यक्ति हैं इंडिया के, इसी वजह से इनके नाम पर इजराइल ने एक सड़क का नाम रखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से किस तारीख तक चलेगा? ठीक है, वंदे भारत अभियान के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वंदे भारत अभियान क्या है? इसमें हवाई जहाज़ों की सहायता से, ठीक है, इसमें हवाई जहाज़ों की सहायता से विदेशों में फंसे भारतीयों को भारत में वापस लाया जा रहा है। ठीक, इस अभियान का नाम है वंदे भारत, ठीक है ना। हाँ जी, तो ध्यान रखेंगे इस प्रकार का एक कार्यक्रम जो है नेवी भी चला रही है, ठीक है। वो नेवी के द्वारा चलाया जा रहा है। ये आपका एयरफोर्स या जो हमारी विमानन कंपनियां हैं उनके द्वारा चलाया जा रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, हालांकि ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इंडियन नेवी कौन सा मिशन चला रही है विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। चलिए तो पहले इसको देखते हैं हम लोग। तो वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण किस तारीख तक चलेगा? तो ये 16 मई से शुरू होगा और जाएगा 22 मई तक, ठीक है। 16 मई से शुरू होगा और जाएगा 22 मई तक। आप देख सकते हैं कोरोना वायरस महामारी के चलते देश से बाहर विदेशों में फंसे भारतीयों को वंदे भारत मिशन के तहत वापस लाया जा रहा है। इस मिशन का दूसरा चरण 16 मई से 22 मई तक चलेगा। इसके तहत 31 देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाएगा। इस दौरान 149 उड़ानों का संचालन किया जा रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि नेवी के द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है। इसको चला रहा है एयरफोर्स या जो हमारी विमान कंपनियां हैं वो इसी तरीके का एक अभियान जो है वो नेवी भी चला रही है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उस अभियान का क्या नाम है। हम इसको बाकायदा पढ़ चुके हैं तो आपको याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मई 2020 को अपने संबोधन में वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने हेतु कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है? तो ये मुद्दा तो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट है ना। बहुत सारे लोग इसके पक्ष में हैं और बहुत सारे लोग इसके विपक्ष में भी हैं, है ना। तो दोनों ही बातें हैं। आपने सोशल मीडिया पे इसके बारे में खूब सारी चीज़ें देख ही ली होंगी।
ऑप्शन है 10 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 30 लाख करोड़ या 40 लाख करोड़। तो इसका जवाब सबको पता है, इसका जवाब है 20 लाख करोड़। ठीक है, 20 लाख करोड़ रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है प्रधानमंत्री मोदी ने, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है कि जो 20 लाख करोड़ रुपया है, ये पैकेज भारत की जीडीपी का 10% हिस्सा है। जीडीपी आप लोग समझते होंगे, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, जिसका मतलब है कि भारत एक वर्ष में कितना रुपया कमाता है। तो हमने जो आर्थिक पैकेज जारी किया है वो जीडीपी का 10% है, ध्यान रखिएगा। आगे देखें यहाँ पर अगला प्रश्न, भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना ने हाल ही में कितने साल पूरे कर लिए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है अटल पेंशन योजना। तो मैं आपको बता दूं, ये जो अटल पेंशन योजना है ये शुरू हुई थी 2015 में। तो 2015 में हुई थी, 2020 चल रहा है, तो ऑब्वियस बात है कितने साल पूरे कर लिए, 5 साल पूरे कर लिए अटल पेंशन योजना ने। और काफ़ी इंपॉर्टेंट अटल पेंशन योजना। ठीक है, इसमें यदि हम देखें तो 18 से 40 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है। और इसमें क्या होगा, इसमें आपको एक प्रीमियम जमा कराना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपको 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक के मासिक पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक मंथली पेंशन आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। वो डिपेंड करेगा कि आपने किस तरीके का प्रीमियम लिया है। न्यूनतम राशि जो रहेगी पेंशन की वो 1000 और अधिकतम 5000। 18 से 40 वर्ष तक का कोई व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है, जिससे 60 वर्ष की उम्र के बाद 1000 से लेकर 5000 रुपये तक की पेंशन मिल सकती है। वो डिपेंड करेगा कि उसने किस तरीके की योजना ली है। आप देख सकते हैं इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। इस योजना के तहत अब तक 2.23 करोड़ श्रमिकों को पेंशन के दायरे में लाया जा चुका है। यह योजना भारत की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या चुनौतियों के लिए अभी भी प्रासंगिक है। इसमें जाने की न्यूनतम एज 18 तथा अधिकतम 40 है, जो मैंने आपको बताई वही सब है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव पद का कार्यभार निम्न में से किसने संभाला। ठीक है, हाल ही में नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा, ये देखिए क्या होता है, एक शब्द थोड़ा सा मैं इसको समझा दूं। नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है, ऐसी ऊर्जा जो कभी समाप्त ना हो। ठीक है, इन्हें अक्षय ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है, जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सोलर एनर्जी, तो ये कभी ख़त्म तो होने वाली है नहीं, मतलब हमारे जीवन काल में तो नहीं होगी, जब तक धरती का जीवन काल है तब तक नहीं होगी, है ना। सूर्य से हम जितनी चाहें उतनी ऊर्जा ले सकते हैं, तो उसी को कहा जाता है नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, तो इसकी जो मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री में सचिव का पद किसने संभाला है। ऑप्शन है इंदु शेखर चतुर्वेदी, राहुल सचदेवा, विक्रम सेठी या अंजना त्यागी। और इस सवाल का सही जवाब है विद्यार्थियों इंदु शेखर चतुर्वेदी। इन्होंने इस पद को संभाला है, ध्यान रखेंगे। आगे आप देख सकते हैं इंदु शेखर चतुर्वेदी ने नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव का पदभार संभाला है। सचिव बनने से पहले इंदु शेखर चतुर्वेदी झारखंड सरकार में जलवायु परिवर्तन विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर तैनात थे। या पढ़ सकते हो, बाकायदा सारी जानकारी इसमें दी हुई है। ठीक है, आप इसे पढ़ लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने लोगों में श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है। प्राणवायु कार्यक्रम किस स्टेट ने शुरू किया है। ऑप्शन पंजाब, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु। और इस सवाल का सही जवाब है विद्यार्थियों कर्नाटक। कर्नाटक ने शुरू की है ये प्राणवायु कार्यक्रम, ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हैं। ठीक है, बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन ने लोगों के स्वास्थ्य समस्या के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, तीव्र श्वसन बीमारी के कारण देश में काफ़ी मौतें हुई हैं, मुख्य रूप से कोविड-19 के कारण। हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया ऐसी स्थिति होती है जिसमें मरीज को सांस लेने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
अब सांस ही नहीं आएगी तो फिर व्यक्ति की मौत हो जाती है यहाँ पर, है ना। तो कोविड-19 से मौत का जो कारण है वो यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? वो कौन सा हवाई अड्डा है जिसने भारत, और ये केवल भारत ही नहीं, पूरा जो मध्य एशिया है, जो सेंट्रल एशिया है, उसके सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है? ऑप्शन है बेंगलुरु हवाई अड्डा, दिल्ली हवाई अड्डा, पटना हवाई अड्डा या रांची हवाई अड्डा। और इस सवाल का सही जवाब है विद्यार्थियों बेंगलोर हवाई अड्डा, या जिसे हम कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बेंगलोर हवाई अड्डे का एक अन्य नाम क्या है? कैंपेगौड़ा। आगे व्याख्या में आप देख सकते हैं। बेंगलोर के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ग्राहकों की पसंद पर भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है। वर्ष 2020 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में 4 साल में 3 बार बेंगलुरु हवाई अड्डे को यह सम्मान मिल चुका है। इस सर्वेक्षण में 550 से अधिक हवाई अड्डे शामिल हुए थे, जिनमें से बेंगलोर, हमारा बेंगलौर जो है, मतलब जो हमारा कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, उसको सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का अवार्ड मिला है। बेंगलोर हवाई अड्डे को ध्यान रखेंगे, इसका अन्य नाम है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनमीत सिंह वालिया का 58 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस या कबड्डी। और इस सवाल का सही जवाब है विद्यार्थियों, ये जो हैं मनमीत सिंह वालिया, ये टेबल टेनिस से जुड़े हुए थे, है ना। नेशनल चैंपियन रह चुके हैं टेबल टेनिस के। आप देख सकते हो मनमीत सिंह पिछले 2 साल से ASL से पीड़ित थे। अब ये एक बीमारी है, इसका नाम है ASL। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है, देखिए, ए से क्या होता है यहाँ पर? ए से होता है एमियोट्रोफिक, ठीक है, लेटरल स्क्लेरोसिस, ठीक है। ए से एमियोट्रोफिक, एस से स्क्लेरोसिस और एल से लेटरल। और इसका पूरा नाम क्या है? एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। जो लोग नोट करना चाहें वो कर लें। ASL बीमारी का पूरा नाम क्या है? एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, इंसान की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और शरीर के हिलाने डुलाने में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये बीमारी कभी समाप्त नहीं होती है, ये डायबिटीज़ की तरह है, यानी एक बार आपको हो गई तो ज़िंदगी भर रहेगी। हाँ, इसमें सुधार किया जा सकता है, बस इतना है। तो इसी बीमारी की वजह से जो है मनमीत सिंह जी की मृत्यु हो गई। और जैसा कि आप देख सकते हैं 1989 में हैदराबाद में पुरुष एकल फाइनल में एस श्रीराम को हराकर ये राष्ट्रीय चैंपियन बने थे। मैंने आपको बताया नेशनल चैंपियन रह चुके हैं मनमीत सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए FIR आपके द्वार, ठीक है, ये द्वारा हो गया है बट ये द्वार है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए FIR आपके द्वार योजना शुरू की है? कौन सी गवर्नमेंट है जो कोविड-19 के दौरान अगर आपको कोई समस्या होती है तो आपको थाने जाने की आवश्यकता नहीं है, थाना आपके घर आ जाएगा? ये शुरू करने वाला स्टेट कौन सा है? ऑप्शन केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। और इस सवाल का सही जवाब है MP गवर्नमेंट, ठीक है। MP गवर्नमेंट ने FIR आपके द्वार योजना को शुरू किया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होगा? इंदौर और भोपाल में पुलिस अब घर घर जाकर FIR लिखेगी। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये क्या है? एक पायलट प्रोजेक्ट है, सही है ना। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, यानी अभी चल रहा है, टेस्टिंग फेज में है। अगर सब कुछ सही रहा तो आगे भी चलेगा और सही नहीं रहा तो यहीं खत्म हो जाएगा, है ना। इस प्रकार के प्रोजेक्ट को हम पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं, जिसमें चीज़ों को टेस्टिंग फेज में रखा जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। AIIB ठीक है, ये क्या है? ये एक बैंक है जिसका फुल फॉर्म आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। AIIB ने हाल ही में किस देश के लिए कोरोना वायरस से निपटने के लिए
3800 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया है। वो कौन सा देश है जिसको AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक 3800 करोड़ रुपए लोन के रूप में दे रहा है? तो ऑप्शन है चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, बांग्लादेश। और इस सवाल का सही जवाब है भारत। भारत को मिला ये, ठीक है, ये जो लोन है मिला है किसको? भारत को मिला है, इंडिया को 3800 करोड़ रुपए का। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने हाल ही में भारत के लिए कोरोना वायरस से निपटने हेतु 3800 करोड़ रुपए का लोन मंजूर कर दिया है, ठीक है। तो 3800 करोड़ रुपए मिले हैं भारत को कोरोना वायरस से युद्ध के दौरान, ताकि भारत अच्छे से अपनी तैयारी कर सके। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। RBI के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 में गोल्ड भंडार में कितने टन की बढ़ोतरी की गई? ठीक है, कितना टन गोल्ड भंडार हमारा बढ़ गया, ये प्रश्न है यहाँ पर, है ना। ऑप्शन है 10.45 टन, 20.45 टन, 40.45 टन या 48.45 टन। और इस सवाल का सही जवाब है 40.45 टन। यानी 2019-20 में जो हमारा गोल्ड रिजर्व है उसमें 40.45 टन की वृद्धि हो गई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए गोल्ड रिजर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि इंटरनेशनल जितना भी ट्रेड है वो या तो आप डॉलर में करेंगे, अदरवाइज आप गोल्ड में भी कर सकते हो, है ना। और जिस देश के पास जितना गोल्ड रिजर्व होता है उस देश की इकोनॉमी को उतना ही फ़ायदा मिलता है, उस देश की इकोनॉमी उतना ही मजबूत होती है ना। ये हमारे रुपए के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के निर्धारण में भी सहायक है, ये भी ध्यान रखेंगे। गोल्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, है ना। इसीलिए ये जो है सोना जो होता है हमारी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य कि वह कितना पावरफुल होगी ये भी डिसाइड करता है। इसी वजह से गवर्नमेंट क्या कहती है कि आपके पास जितना भी गोल्ड है उसे आप क्या करिए, बैंक में रखिए, बैंक में, ठीक है, जिससे सरकार को पता रहे कि हाँ हमारे पास कितना पैसा है। लेकिन भारत के लोग क्या करते हैं, बैंक में नहीं रखते हैं, भारत के लोग उसे अपने घर में छुपा करके रखते हैं। और भारत, मैं आपको बता दूं, दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने की खपत करने वाला देश है। इंडिया में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसके पास थोड़ा बहुत सोना ना हो, ठीक है ना। यहाँ सोना जो है समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं इंडिया में सोना। मुख्य रूप से साउथ इंडिया में तो सोना भरा पड़ा है, मैं आपको पहले ही बता दूं। मंदिरों में या लोगों के पास भी आप देखोगे वहाँ पर लोग खूब सारा सोना पहने रहते हैं। साउथ की मूवीज़ आपने देखी होंगी, वहाँ के जो काले काले जो गुंडे होते हैं उनके गले में भी मोटी मोटी सोने की चैनें होती हैं। और ये सच है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोना है दक्षिण भारत में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने जब दक्षिण पर अभियान किया था देवगिरी में, तो उसने इतना ज़्यादा सोना देखा कि वह एकदम पगला गया। और फिर उसने सोचा कि असली सोना तो यहीं पर है, हम कहाँ नॉर्थ में पड़े हुए हैं ना। तो हिस्ट्री की बातें हैं ये। तो गोल्ड बहुत है इंडिया में, और लेकिन समस्या ये है कि सरकार के वो किसी काम का नहीं हो पा रहा है अभी, क्योंकि लोग उसे बैंक वगैरह में लॉकर में नहीं रख रहे हैं, लोग उसे अपने पास घर में छुपा करके रखते हैं। ये एक समस्या की बात है जिससे सरकार को जूझना पड़ रहा है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अंतिम, कोविड-19 की संभावित दवा के लिए किस दवा कंपनी ने गिलिड साइंसेस के साथ समझौता किया है? कोविड-19 की संभावित दवा के लिए किस दवा कंपनी ने गिलिड साइंसेस के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है सिप्ला, सन फार्मेसी, रोचे या ग्लैक्सोस्मिथ। तो मैं आपको बता दूं इस सवाल का सही जवाब है सिप्ला। सिप्ला ने समझौता किया है किसके साथ? गिलिड साइंस के साथ। देखिए कोरोना संकट के दौरान दो दवाएं बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं। कौन कौन सी हैं वो? तो देखो, एक तो ये रही जो अभी रिसेंटली चर्चा में चल रही है, ठीक है। एक दवा तो देखो ये है जो अभी हाल ही में चर्चा में चल रही है, ठीक, जिस दवा का नाम है रेमडेसिविर। एक दवा तो ये बहुत चर्चा में है जो रिसेंटली चल रही है, ठीक है। इसके अलावा एक दवा और है जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं, वो है SCQ, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन करके एक दवा है, और दूसरी है रेमडेसिविर। ये दोनों ही इंडियन दवाएं हैं और इन दोनों दवाओं को कारगर माना जा रहा है कोरोना से इलाज के लिए। तो ये दोनों ही दवाएं इंडियन हैं, ध्यान रखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण दवाएं हैं, कोरोना से युद्ध में ये काफ़ी काम आ रही हैं, है ना। तो कोविड-19 की संभावित दवा के लिए सिप्ला कंपनी ने गिलिड साइंसेस के साथ एक समझौता किया है। अब यह कंपनी 127 देशों को रेमडेसिविर बेचेगी, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये थे आपके टॉप 12 करंट क्वेश्चंस जो कि 14 और 15 मई से जुड़े हुए थे। उम्मीद करते हैं आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो यदि ऐसा है तो चैनल को लाइक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए
और जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। चलिए विद्यार्थियों, आज के इतना ही रखते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।